हेलो एवरीवन। तो यूपी टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल और साथ ही साथ जो अन्य परीक्षाएं आपकी हैं जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस या फिर जो आपकी आरओ एआरओ खंड शिक्षा अधिकारी आदि की भर्तियां आने वाली हैं, उसमें करंट अफेयर एक कॉमन पोर्शन है। और वर्तमान में जो करंट अफेयर चल रहा है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसका नाम मैंने अभी लिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके पहले जो लेक्चर हुआ था करंट अफेयर का, उसमें हमने अगस्त माह के 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको हमने डिस्कस किया हुआ था और सभी प्रश्न इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। और जो लोग इस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो वो लोग इसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। वीडियो के अंत में आपको वीडियो का थंबनेल मिल जाएगा या फिर आप जो पहला कमेंट है वो आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 5 से लेकर 8 अगस्त यानी कि लास्ट 4 डेज 5, 6, 7 और 8 अगस्त का करंट अफेयर नोट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? भारत में रामसर साइट की संख्या दोस्तों बढ़कर हो गई है 101। कितनी हो गई है? 101। और जो आपकी 101वीं रामसर साइट घोषित की गई है यह अरुणाचल प्रदेश से है। और दोस्तों याद रखना कि अभी तक अरुणाचल प्रदेश से कोई भी रामसर साइट घोषित नहीं था। तो यह अरुणाचल प्रदेश का पहला और भारत की 101वीं रामसर साइट है और इसका नाम है ग्ला झील। क्या नाम है? ग्ला झील या फिर इसे ग्लाव झील भी कहते हैं। तो ग्ला झील यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और 3 अगस्त 2026 को इसकी घोषणा की गई है। यह अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में कामलांग टाइगर रिजर्व क्षेत्र में यह स्थित है और ग्लाव झील या मीठे पानी की एक झील है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में अब 101वीं रामसर साइट ग्लाव झील है। तो इसके पहले यानी कि जो 100वीं रामसर साइट बनी थी ये कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, जो आपकी 100वीं रामसर साइट है ये बलिया ज़िले में है जिसका नाम है सुरहाताल। सुरहाताल का नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी है। और उसके पहले जो 99वीं रामसर साइट घोषित हुई थी यह उत्तर प्रदेश की सेखा झील पक्षी अभयारण्य है। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आपको ये बताना है कि सेखा झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो देखते हैं कितने लोग इस तथ्य का उत्तर सही सही दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार भारत में वर्ष 2025 में अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा मृतक अंगदान और प्रत्यारोपण दोस्तों ये किस स्टेट ने किया है? तो तमिलनाडु। तो ध्यान देना कि मृतक अंगदान यानी कि जो लोग किसी किन्हीं कारणों से डेथ हो जाती है, कभी एक्सीडेंट से तो कभी यूं ही प्राकृतिक रूप से, तो उनका जो अंग होता है वो दूसरों को दान दिया जाता है। तो इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है। हालांकि अगर देखा जाए कि कुल अंग प्रत्यारोपण में तो दिल्ली सबसे आगे है, लेकिन मृतक अंगदान और प्रत्यारोपण में तमिलनाडु सबसे आगे है। और दिल्ली में कुल अब तक 4,564 मामले दर्ज हुए हैं कुल अंग प्रत्यारोपण के। और अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। सबसे अधिक जो अंग प्रत्यारोपण है वो अमेरिका में होता है, अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और फिर हमारा भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो सारे जो यहाँ पर फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस दोस्तों ये मनाया गया 4 अगस्त को। ठीक है, तो 4 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड। अब ये जो लेपर्ड होता है दोस्तों, इस पर इस प्रकार की चित्तियाँ होती हैं कि वो आसमान में जो बादल होते हैं ना उस प्रकार से दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्लाउडेड लेपर्ड कहा जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस यह प्रतिवर्ष 4 अगस्त को मनाते हैं। इसकी शुरुआत होती है 2018 से। तो क्लाउडेड लेपर्ड एक दुर्लभ जंगली बिल्ली है। दोस्तों ये जो जंगली बिल्ली होती है इसके शरीर पर बादलों जैसे बड़े बड़े धब्बे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कहते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। IUCN की जो रेड लिस्ट आती है तो उसमें यह वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित श्रेणी में जो ये क्लाउडेड लेपर्ड है इसको रखा गया है वल्नरेबल कैटेगरी में। ठीक है,
और अब यहाँ पर क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में बात हो रही है, तो चलिए मैं आपका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि 1 अगस्त को दोस्तों हमने कौन कौन से दिन मनाए, तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस ये मनाया गया 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे WWW डे के रूप में भी मनाया जाता है 1 अगस्त को। और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस ये भी मनाया गया 1 अगस्त को। 2 अगस्त को हमने क्या मनाया, विश्व एंग्लो इंडियन दिवस। इसके बाद 3 अगस्त भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस 5 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 6 अगस्त को मनाते हैं। विश्व हिरोशिमा दिवस। और 7 अगस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं COSPAR कॉस्पार विक्रम साराभाई पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को कॉस्पार विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया है। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ये सम्मान पाने वाली पहली महिला हैं, सो ये यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है ये कौन है, तो ये भारत की एक प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी हैं और इनको अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के लिए कॉस्पार विक्रम साराभाई पदक 2026 प्रदान किया गया है। यह जो पदक है दोस्तों, इसकी घोषणा 3 अगस्त को इटली के फ्लोरेंस में आयोजित 46वीं कॉस्पार वैज्ञानिक सभा में की गई है। डॉक्टर अन्नपूर्णी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु की निदेशक भी हैं। तो वर्तमान में ये जो IIA है यानी कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, उसकी निदेशक हैं अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, जिनको कॉस्पार विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विली वॉल्स के बारे में। विली वॉल्स ये एक प्रसिद्ध शख्सियत हैं और ये जो है हाल ही में इंडिगो जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, तो इंडिगो का नया CEO बनाया गया है किसको, विली वॉल्स को। ध्यान देना दोस्तों कि जो इंडिगो की स्थापना है ये कब हुई थी, तो 2005 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने एक निजी कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की थी और इस एयरलाइन ने अपनी पहली उड़ान 4 अगस्त 2006 को भरी थी। ठीक है, तो संस्थापक कौन है, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों ये मिलेगा आपको गुरुग्राम में, ये याद रखना। और इसका परिचालन ये 4 अगस्त 2006 से स्टार्ट हुआ है। फिलहाल इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है इंटरग्लोब एविएशन। तो कैलाश चंद्र पंत का भी निधन हो गया। कैलाश चंद्र पंत एक जाने माने हिंदी साहित्यकार थे। 2016 में उन्हें पद्मश्री मिला था, तो अब ये इस दुनिया में नहीं है। अगस्त 2026 में PM मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए नाम से एक पहल शुरू की है। यह देशव्यापी अभियान है। तो ये जो दोस्तों यह अभियान नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। रोटर क्लैप थर्ड ये क्या है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले रोटर क्लैप थर्ड क्या है। तो दोस्तों जो रोटर क्लैप थर्ड है यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन किसने किया, तो भारतीय वायुसेना ने। 1 और 2 अगस्त को राजस्थान में जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है उसी में रोटर क्लैप थर्ड का आयोजन किया गया। किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा। AS राजीव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद दे दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, देखिए ये कार्यवाहक हैं, ठीक है, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं AS राजीव और इन्होंने जगह किसकी ली है, प्रवीण श्रीवास्तव की। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC, ये CVC क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है। इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार के विभागों और संस्थानों में भ्रष्टाचार को रोकना, प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सतर्कता प्रशासन की निगरानी करना है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में सिफारिश की गई थी संस्थान समिति के द्वारा और इसे वैधानिक दर्जा 2003 के CVC एक्ट के द्वारा प्रदान की गई है। तो अगला पॉइंट है, श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स सम्मानित किया गया डॉक्टर L सुब्रमण्यम को।
डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार हैं। और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को पद्मश्री भी मिल चुका है 1988 में, पद्म भूषण भी मिला था 2001 में, पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2025 में, और अब इन्हें मित्र विभूषण मिला है जो कि श्रीलंका का एक सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। ठीक है। अगस्त 2026 त्रिपुरा और बिहार के पूर्व राज्यपाल तथा प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल, जिन्हें आप DY पाटिल के नाम से जानते हैं, इनकी डेथ हो गई है। इनको भी पद्मश्री मिला था 1991 में। जुग जुग जियो अभियान दोस्तों ये शुरू किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 3 अगस्त 2026 से, और इस अभियान में लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान को प्रेरित करना के लिए ये जो अभियान है शुरू किया गया है। जुग जुग जियो अभियान मतलब भले ही इंसान रहे ना रहे, कम से कम उसके जो अंग प्रत्यंग हैं वो चलते रहेंगे, मतलब वो जीवित रहेंगे। राजौरी की ऐतिहासिक भैरव यात्रा को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। ध्यान देना, इसे राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। एक सूची ऐसी होती है यूनेस्को की, तो यूनेस्को ने इसे शामिल नहीं किया है, इसे भारत सरकार की सूची में शामिल किया गया है। तो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल हो चुकी है भैरव यात्रा, जो कि राजौरी में होती है। तो यह यात्रा भगवान शिव के रौद्र अवतार भगवान काल भैरव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भुवनेश्वर ओडिशा में 5 से 7 अगस्त 2026 तक। दोस्तों आपको याद होगा, और याद नहीं है तो याद रखिए कि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? हमारा प्यारा भारत। और ब्रिक्स इसकी स्थापना होती है 2004 में। अब यहाँ पर पहले ये यस नहीं था, यस बाद में ऐड हुआ है। पहले ये था BRIC, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, तब इसमें B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया और C फॉर चीन शामिल थे। इसमें यस फॉर साउथ अफ्रीका ये दोस्तों शामिल हुआ 2010 में। और ब्रिक्स की जो 17वीं बैठक 2025 में हुई थी, तो 2025 की जो ब्रिक्स की 17वीं बैठक हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की गई थी। 18वीं बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। और भारत के शेरपा का नाम क्या है? सुधाकर दलेला। ठीक है। और ध्यान देना, ये भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसके पहले 2012 में, फिर 2016 में, फिर 2021 में और अब 2026 में भारत ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है। 2026 की थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, यानी कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके। ध्यान देना कि 1 जनवरी 2024 को 5 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए थे। इनके नाम हैं UAE, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। और 2025 में केवल एक देश सदस्य बना है, और ये है इंडोनेशिया। 2026 में अभी तक कोई भी देश इसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है। और ब्रिक्स में अब कुल देशों की संख्या हो चुकी है कितनी? तो 10 हो चुकी है। ठीक है। अगला है दुनिया की सबसे कठिन महिला साइकिल रेस में से एक, इसका नाम है टूर डी फ्रांस फेम्स 2026। तो ये जो रेस होती है दोस्तों, टूर डी फ्रांस फेम्स 2026, ये लगभग 1175 किलोमीटर की एक साइकिल रेस है और काफ़ी कठिन होता है। इसमें पर्वतों पर चढ़ाई भी होती है, जो सकरे रास्ते होते हैं उससे गुजरना भी होता है। तो ये रेस ऐसी रेस है जिसमें हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं हर्षिता जाखड़। हर्षिता जाखड़ ये कहाँ से है? तो भारत में राजस्थान से। ठीक है। और ये जो रेस हुई है टूर डी फ्रांस फेम्स 2026, तो यह 1 से 9 अगस्त 2026 तक हुई है। कहाँ पर? फ्रांस में लुज़ैन से लेकर नोस तक। ठीक है। फिलहाल इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, इसमें विजेता कौन हुआ और क्या पोजीशन रही हर्षिता जाखड़ की। ठीक है। और पहले कमेंट में मैं इसके बारे में जानकारी लिख भी दूंगा, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन नौरू देश जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में नौरू देश इसने अपना नाम बदल लिया है। अब नौरू को क्या कहेंगे आप? नाव एरो गणराज्य। ठीक है। नौरू बन गया नाव एरो गणराज्य, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और नाथन थॉमस ये कौन है? नाथन थॉमस दोस्तों 18 वर्ष 346 दिन की उम्र में प्रोफेसर बनकर नाथन थॉमस ने इतिहास रच दिया है। सबसे कम उम्र में प्रोफेसर बने हैं नाथन थॉमस, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया है। तो ये कहाँ पर प्रोफेसर बने हैं? तो अमेरिका में एक कॉलेज है मियामी डेड कॉलेज, वहीं पर इन्होंने अपना जो करियर है स्टार्ट किया है।
रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA ये दोस्तों बनाया गया है अलका नांगिया अरोड़ा को, सो आप इसे याद रखेंगे। GI एंड बियॉन्ड 2.0 समिट, GI एंड बियॉन्ड 2.0 समिट 2026, इसका आयोजन 5 अगस्त को नई दिल्ली में किया गया। उद्देश्य क्या था? भारत के GI टैग वाले हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को देश और विदेश में अधिक पहचान दिलाना। ठीक है, और ध्यान देना दोस्तों कि चीन ने एक डुप्लीकेट सूर्य तो बनाया ही बनाया, अभी तक तो यही उपलब्धि थी कि चीन ने एक डुप्लीकेट सूर्य बना लिया है, आर्टिफिशियल सन। लेकिन एक उपलब्धि चीन ने और भी दर्ज कर ली है, उसने अंतरिक्ष में चावल की खेती की है और पहली फसल भी काटी है। मतलब एक सफल खेती की गई है अंतरिक्ष में, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान देना, उसका नाम है तियोयोंग। ठीक है, तो चीन के सोंझोउ 23 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में उगाए गए चावल की पहली फसल की सफल कटाई की है। और रही बात चावल के बारे में, तो चावल उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान भारत का है। और भारत में पहला स्थान किस स्टेट का है? तो पश्चिम बंगाल का है। और अंतरिक्ष में जो चावल उगाया गया, तो इस चावल की वैरायटी कौन सी है? जैपोनिका। ठीक है, जैपोनिका याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पवन हंस लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक सी प्लेन तकनीक की संभावनाओं के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों नॉर्वे देश की कंपनी के साथ। अब ये जो इलेक्ट्रिक सी प्लेन तकनीक है, अगर इसके साथ समझौता किया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों ये है कि अब पवन हंस लिमिटेड ये प्रयास कर रहा है कि वो पानी और ज़मीन दोनों पर उतर सकने वाले जो अपने हेलीकॉप्टर हैं उनका विकास वो कर सके। ठीक है, मतलब वो पानी में भी उतरेगा और ज़मीन पर भी। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किस ग्रह पर एक नया क्रेटर बन गया है? तो दोस्तों जनवरी में ये जो फाल्कन 9 रॉकेट था ये उड़ा था। स्पेस एक्स आप जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है, और ये जब चंद्रमा पर उतरने को हुआ तो काफ़ी तेज़ गति थी, मतलब टक्कर हो गई चंद्रमा से 8,690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये जो है ये जो रॉकेट था फाल्कन 9, ये चंद्रमा के उत्तरी हिस्से में स्थित आइंस्टीन क्रेटर के पास गिरा, और इसकी वजह से क्या हुआ कि 20 से 30 मीटर चौड़ा एक नया गड्ढा बन गया है। तो ये भी एक उपलब्धि ही है। अब हम 20 से 30 मीटर अंदर जो चंद्रमा की सतह है उसमें क्या क्या मिलता है, क्या खनिज व्यवस्था है, किस प्रकार की मिट्टी है, उसकी भी जांच हम लोग कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत ने अपना जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न अभी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो ये मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और ये चंद्रमा पर पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 14 जुलाई 2023 से 23 अगस्त 2023। और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ओके, किस रॉकेट से? तो LV-M3M4 से, या इसे बाहुबली भी कहते हैं, फैटमैन भी कहते हैं। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, और इस चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम था P वीर मुथुवेल। और ध्यान देना कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में कैबिनेट ने कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए नेशनल यूनिफाइड स्कीम गोबर्धन के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो गोवर्धन स्कीम है इसके लिए कुल 23,731 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। गोवर्धन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ठीक है, ये है आपका गोवर्धन। और इस योजना का उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि गोबर हो गया, फसलों के अवशेष हो गए, गन्ने का कचरा हो गया, नगरों के जैविक कचरे हो गए और अन्य जैविक अपशिष्ट जो हो गए, इनको बेकार फेंकने के बजाय उपयोगी चीज़ों में इनको कन्वर्ट करना, ये है गोवर्धन योजना का उद्देश्य। और ये जो योजना है इसकी अवधि 2026-27 से शुरू होकर 2035-36 तक, यानी कि 10 सालों तक ये योजना रहेगी। ठीक है, प्रशांत महापात्रा नाम याद रखिएगा। प्रशांत महापात्रा सेबी के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। और रही बात सेबी के बारे में दोस्तों, तो आपको पता ही है इसकी स्थापना होती है 1988 में, लेकिन कानूनी रूप से इसको मान्यता मिलती है 1992 में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है,
भारतीय नौसेना ने कोलकाता के टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड में बने 5वें और अंतिम गोताखोरी सहायक पोत का जलावतरण कर दिया है। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। कहाँ पर किया है? कोलकाता के टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड में बने, और यह 5 जहाज़ों की परियोजना का आखिरी पोत है। सो इसे आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 अगस्त को। और भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था कब? 8 अगस्त 1942 को। सो उसी की याद में। और इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और एक नारा दिया था, डू आर डाई। ठीक है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी दोस्तों ये शुरू होने वाली है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। अब ये जो वन्यजीव सफारी शुरू की जा रही है, ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टूरिज्म को बढ़ावा देना और लद्दाख के प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीव देखने का अवसर और प्रकृति का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी लॉन्च हुई हैं। इनके नाम भी एक बार देख लेते हैं, जैसे कि ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, हाउ डिप्लोमेसी मेड कन्वर्सेशन बिग मिशन पॉसिबल बाई। तो दोस्तों ये किताब जो लिखी गई है प्रशांत अग्रवाल की किताब है, और इस किताब में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर वापस भारत में बसाने की कहानी कही गई है। एक किताब और है जो कि मनोज मुकुंद नरवाने जी की किताब है, और किताब का नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। DY चंद्रचूड़ जी ये भारत के CJI बने थे 50वें नंबर पर, और इनका नाम, इनकी जो किताब आई है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये किताब का नाम है। जबकि शुभांशु शुक्ला का नाम आपको पता ही होगा, ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो कि नासा के जो एक उनका अंतरिक्ष मिशन था उसमें ये गए थे अंतरिक्ष स्टेशन पर, IS पर, और इन्होंने एक किताब लिखी है द सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा दिवस। इसकी थीम थी स्मरण, उत्तरदायित्व और लचीलापन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया था। 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगभंग के पश्चात, और पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो करंट अफेयर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे भले ही आप UP TGT PGT या फिर प्रिंसिपल या फिर सुपर टेट या फिर UP PCS या फिर लोअर PCS किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप शामिल हो रहे हैं शो। ठीक है। और इसका जो अगला पार्ट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे मैं रोज़ नहीं लाता हूँ, इसे अल्टरनेट डे पर लाया जाता है। तो अगला पार्ट जो होगा उसमें 9, 10, 11 और 12 अगस्त का करंट अफेयर रहेगा। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना इसको आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि लास्ट टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं UP TGT PGT प्राइमरी सुपर टेट प्रिंसिपल और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के साथ साथ UP PCS के लिए भी अब GS कंपलसरी हो गया है। तो GS आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो लोग GS बहुत कम पढ़ते हैं या जिनको GS के बारे में कुछ पता नहीं है उनके लिए GS का एक पेड ग्रुप बनाया गया है, और इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, हालांकि यहाँ पर भी दिया गया है। इस पर जब आप हेल्प लिख कर भेजते हैं तो आपको एक PDF शेयर की जाती है, और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से पूरा जो कुछ है, जिस प्रकार से ग्रुप चलता है, जो भी आपको ग्रुप में मिलता है और ये ग्रुप किस प्रकार से आपकी हेल्प करता है, सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों इस ग्रुप की कास्ट फ़िलहाल 500 रुपीज़ है, तो अगर आप चाहें तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।